तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि तांग सेक्ट ने स्नो डीमन सेक्ट को हरा दिया था और वो लोग भी अब सेमीफाइनल्स में पहुंच चुके थे, जहां उनकी फाइट हॉली स्पिरिट सेक्ट से होगी। लेकिन उनके बैटल से पहले श्रेक एकेडमी की फाइट होनी थी, जो कि लड़ने वाले हैं तियानलोंग सेक्ट के साथ। अभी जब रेफरी मैच स्टार्ट करता है तो श्रेक एकेडमी की तरफ से वैंक्वायर आगे आती है। सेम वैसे ही वह तियानलोंग सेक्ट से भी उनका लीडर यू तियानलोंग आगे आ चुका था। यू तियानलोंग को अपनी पावर पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। इस वजह से वो आते ही वैंक्वायर के साथ एक शर्त लगाना चाहता था, लेकिन वैंक्वायर मना करते हुए कहती है कि नहीं, तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। खैर, अब इनके बीच लड़ाई शुरू होती है, जिस लड़ाई में वैसे तो यू तियानलोंग की स्पीड ज्यादा थी, लेकिन वैंक्वायर की स्ट्रेंथ के सामने उसकी स्पीड काम नहीं आती। साथ ही वैंक्वायर ने पीकॉक डांस आर्मर भी एक्टिवेट कर लिया था, जिससे स्ट्रेंथ के साथ साथ उसकी स्पीड भी बढ़ गई और उसने यू तियानलोंग को जमीन पर गिरा दिया। वैसे यू तियानलोंग हार मानने वालों में से नहीं था, इसी वजह से उसे इस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसे कितनी चोट आ रही है। उसे बस किसी भी तरह से वैंक्वायर को हराना था। ये बात वैंक्वायर भी समझ गई थी। साथ ही वो ये भी जानती है कि अगर उसने ये मैच ज़्यादा देर तक कंटिन्यू करा तो पीकॉक डांस आर्मर की पावर खत्म हो जाएगी और साथ ही उसकी एनर्जी भी फिर से कम हो जाएगी। इसी वजह से वो सही समय पर उसे फिर से ज़मीन पर गिराते हुए उसके हाथ पकड़ लेती है और फिर उसकी पीठ पर दबाव डालते हुए उसे बेहोश कर देती है। बेहोश होने से पहले यू तियानलोंग ने हार मान ली थी, जिसके चलते श्रेक एकेडमी ने इंडिविजुअल मैच को जीत लिया। अभी इस पार्ट की शुरुआत में रेफरी यही अनाउंस करता है कि सेमीफाइनल का फर्स्ट मैच श्रेक एकेडमी जीत चुकी है। असल में यू तियानलोंग ने अपनी पूरी टीम की तरफ से हार मान ली, क्योंकि वो जानता है कि जिस पर्सन को वो खुद नहीं हरा पाया, उसकी टीम भी उसे नहीं हरा सकती और इनके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है, क्योंकि जब तक ये 3 मैचेस नहीं जीत लेते तब तक ये टीम बैटल का नहीं कह सकते और वैंक्वायर से 3 मैचेस जीत पाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। वैसे अभी श्रेक एकेडमी के जीत जाने की वजह से ऑडियंस वैंक्वायर का नाम चिल्ला रही थी। इधर तियानलोंग सेक्ट के वो बाकी मेंबर्स आकर यू तियानलोंग को उठाते हैं। वैसे यू तियानलोंग अभी भी होश में था। वो वैंक्वायर से कहता है कि मुझ पर दया दिखाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। असल में वैंक्वायर चाहती तो उसे सीरियसली इंजर्ड भी कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इस पर वैंक्वायर कहती है कि तुम ताकतवर हो, तुमने भी मुझे अच्छी टक्कर दी। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगी थी, लेकिन यू तियानलोंग पीछे पलटते हुए अपने घुटनों के बल आता है और कहता है कि तुमने भले ही शर्त को एक्सेप्ट ना किया हो, लेकिन मैंने तुमसे शर्त लगाई थी और मैं शर्त हार गया। इसके लिए अब मैं 3 साल तक तुम्हारा बॉडीगार्ड बनकर रहूंगा। ये सुनकर उसकी पूरी टीम हैरान थी और वैंक्वायर कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है और वापस अपनी टीम के पास आ जाती है। लेकिन यू तियानलोंग ने फैसला कर लिया था और वैसे भी वो किसी की नहीं सुनता। खैर, अब ये मैच खत्म हो चुका था। इसका मतलब फाइट होनी थी तांग सेक्ट वर्सेस हॉली स्पिरिट सेक्ट की। उस तरफ अभी ऑरेंज तियानरेन से कह रही थी कि हमें जवाब मिल गया। वैंक्वायर और यू तियानलोंग में ज़्यादा ताकतवर ड्रैगन स्पिरिट वैंक्वायर की थी। खैर, अभी तियानरेन को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो यहाँ हॉली स्पिरिट सेक्ट के लीडर से कह रहा था कि कहीं तुम्हारी टीम भी तो मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेगी, जिस पर वो लीडर कहता है कि चिंता मत कीजिए, मेरी टीम आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। इस तरफ हम हॉली स्पिरिट सेक्ट की टीम को देखते हैं। अभी उनका लीडर उनसे कह रहा था कि हमें ये पूरी फाइट इंडिविजुअल मैच के दौरान ही जीतनी है। वैसे उन्होंने कुछ खास प्लानिंग नहीं की है, उन्हें बस तांग सेक्ट की तरफ से आए किसी भी इंडिविजुअल को जान से खत्म करना है, जिसके बाद टीम बैटल हो ही ना और वो जीत जाए। और वैसे भी हॉली स्पिरिट सेक्ट का लीडर भी यही चाहता है।
जिससे तियान रेन खुश हो जाए। हालांकि ये चीज़ तांग सेक्ट भी जानती है, इसी वजह से सबसे पहले लड़ने के लिए इस बार वीवी आया था। असल में इस चीज़ की प्लानिंग वो पहले ही कर चुके हैं। जब पिछले दिन की वो मीटिंग खत्म हुई तो उसके बाद इन्होंने यही प्लानिंग की थी कि इन्हें पता था कि अगले दिन इनकी लड़ाई हॉली स्पिरिट सेक्ट के साथ है और सबसे पहले इंडिविजुअल मैच ही होगी। इसी वजह से जियांग नानना ने कहा था कि वो लोग हमें सीरियसली इंजर्ड करने की कोशिश करेंगे, जिससे ये लड़ाई जल्द से जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि टीम बैटल में वो हमें नहीं हरा सकते। उसकी ये बात बिल्कुल सही थी, लेकिन सबसे पहले इंडिविजुअल मैचेस ही होंगे जिसमें इन्हें लगातार 3 मैचेस जीतने हैं, तभी ये टीम बैटल की डिमांड कर सकते हैं। अभी वो इसी के बारे में सोच रहे थे कि तभी वीवी आगे आकर कहता है कि कल सबसे पहले लड़ने के लिए मैं जाऊंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं शुरुआत में ही 3 पॉइंट्स हासिल कर लूं, जिससे हम टीम बैटल के लिए डिमांड कर सकें। अभी ये बात सुनने के बाद सभी को वीवी की चिंता हो रही थी, लेकिन वो जानते हैं कि वीवी बहुत ताकतवर है, इसलिए ये एक तरह से सही फैसला है। खैर फिर भी वो उससे अपना ख्याल रखने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो ये भी जानते हैं कि अगर वीवी पहले लड़ने के लिए उतरा तो सामने से वो तांग्या को भेज सकते हैं। खैर अभी मैच के दौरान उन्होंने तांग्या को पहले नहीं भेजा था। अभी जो लड़ने के लिए आया है वो उन्हीं की टीम का एक दूसरा मेंबर है। इनकी टीम में सभी इविल मास्टर्स हैं, इसलिए इसके अंदर से भी वही इविल ऑरा निकल रहा था। वैसे जब रेफरी फाइट शुरू करने को कहता है तो वो इविल सोल मास्टर तुरंत ही वीवी पर हमला करने लग जाता है। हालांकि वीवी उसके हमले से बच रहा था। साथ ही वीवी ने अपनी ब्लू टायरानोसॉरस रेक्स ड्रैगन स्पिरिट की पावर्स को एक्टिवेट भी कर लिया था, जिससे उसकी स्पीड बढ़ गई थी। वैसे अभी यहाँ इन्हें लड़ता देख बाकी सभी टीम्स को अपने फ्लैशबैक याद आ रहे थे। ये उन्हीं टीम के फ्लैशबैक थे जो कि पहले हॉली स्पिरिट सेक्ट से लड़ चुके हैं। उन्होंने भी अपने कई सारे टीम मेंबर्स को खो दिए, क्योंकि हॉली स्पिरिट सेक्ट शुरुआत से यही करते आ रहा है। वो इंडिविजुअल मैच के दौरान ही सामने वाली टीम के टीम मेंबर्स को ख़त्म कर देते हैं, जिससे सामने वाली टीम बैटल कर ही ना पाए और इन्हें अपनी ज़्यादा पावर ना दिखानी पड़े। खैर अभी वहाँ बैटल एरिना में सब कुछ उल्टा था, क्योंकि वो इविल सोल मास्टर हमले तो कर रहा था पर उसका कोई भी हमला वीवी को टच नहीं कर पा रहा था। इस इविल सोल मास्टर के पास ऐसे स्पिरिट बीस्ट की पावर है जो कि सामने वाले के ब्रेन को खा सकता है। इसी वजह से इसकी जीभ बहुत ही ज़्यादा लंबी थी। वैसे अभी जब वीवी इसके हर एक हमले को डॉज कर रहा था तो इससे ये इरिटेट होने लगा था। ये तुरंत ही अपनी सोल स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद इसकी पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी और ये एक बहुत ही वियर्ड दिखने वाले मॉन्स्टर में बदल चुका था। साथ ही इसकी जीभ का साइज और ज़्यादा बड़ा हो चुका था, जिससे अब वो हमला कर रहा था। खैर विवी फिर से उसके हमले को डॉज करता है, लेकिन अभी उस इविल सोल मास्टर की पावर भी बढ़ चुकी है और साथ ही उसके हमले करने का रेडियस भी। इसी कारण से वो अपनी जीभ को बड़ा करते हुए वीवी को पकड़ लेता है और सीधा उसके सर पर हमला करता है, क्योंकि वो सामने वाले पर्सन का ब्रेन खा सकता है। उसकी जीभ अभी सीधा जाकर वीवी के सर से टकराने वाली थी। यहाँ वीवी के हाथ पूरी तरह से बंधे हुए थे। इसका मतलब वो उस इविल सोल मास्टर के हमले को नहीं रोक सकता था। इसी कारण से उसकी टीम को एक पल के लिए उसकी चिंता होती है, लेकिन अचानक ही वीवी के सर से एक एनर्जी निकलती है जिसने उस इविल सोल मास्टर की जीभ को वहीं रोक लिया था। ये थंडर एनर्जी थी, या यूं कह लो कि ये लाइटनिंग एनर्जी थी, जो कि मिस्टर मू के लाइटनिंग ड्रैगन की थी। असल में उन्होंने बहुत पहले वीवी को अपनी पावर दी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि वो ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं। इसी वजह से उन्होंने अपनी गोल्डन ड्रैगन की पावर वीवी के अंदर स्टोर की, जिसे वीवी अभी यूज़ कर पा रहा है। उसका ब्लू टायरानोसॉरस रेक्स अभी इवॉल्व हो चुका था और साथ ही वो
थंडर पावर्स को भी इस्तेमाल कर पा रहा था। इन्हीं पावर के कारण वीवी उस हमले को रोक पाया। अचानक ही वीवी अपनी बॉडी से एनर्जी को रिलीज करता है, जिससे वो इविल सोल मास्टर पीछे हट गया था। अचानक ही वीवी ने फिर से हमला किया। ये हमला इतना खतरनाक था कि इसने उस इविल सोल मास्टर के सोल स्पिरिट फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर दिया और वो फिर से नॉर्मल हो गया। अभी वीवी के हाथ में उस इविल सोल मास्टर की जीभ थी। वीवी बोल रहा था कि वैसे तो मैं अपने ओपोनेंट को जान से नहीं मारता, लेकिन तुमने जो बाकी टीम्स के मेंबर्स के साथ किया है उसके लिए तुम्हारी यही सज़ा है। और इतना कहते हुए उसने उस इविल सोल मास्टर की जीभ जोर से खींच ली, जिसके कारण वो वहीं मारा जाता है। ये चीज़ देखकर अभी सभी लोग हैरान थे। खैर, ऑडियंस तो वीवी का नाम चिल्ला रही थी, क्योंकि भले ही वीवी ने अपने ओपोनेंट को जान से मारा हो, लेकिन वो इविल सोल मास्टर और भी कई लोगों की जान ले चुका था, इसलिए ऑडियंस उसे पहले से ही हेट करती थी। वैसे इसी के साथ इंडिविजुअल मैच का पहला राउंड खत्म हो चुका था, जिससे तांग सेक्ट ने जीत लिया। इस तरफ हम उस हॉली स्पिरिट सेक्ट के लीडर को भी देखते हैं। अभी उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वैसे तो उसने अपना एक डिसाइबल खो दिया, लेकिन उससे इस चीज़ की चिंता नहीं है। असल में उसे गुस्सा अभी इस चीज़ से आ रहा था क्योंकि मिस्टर मू ने अपनी पावर वीवी के साथ शेयर की, जिस कारण से अब वीवी को वही पावर मिल चुकी है जिन्हें मिस्टर मू यूज़ करते थे, और इन पावर को ड्रैगन गॉड की पावर कहते हैं। खैर, यहाँ अब सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है, जिसके लिए हॉली स्पिरिट सेक्ट की तरफ से शाओली नाम का एक इविल सोल मास्टर आगे आता है। इस इविल सोल मास्टर में भी बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड था और इसे भी लग रहा था कि ये वीवी से ज़्यादा ताकतवर है। इसी कारण से जैसे ही रेफरी ने मैच स्टार्ट करने की अनाउंसमेंट की, तो उसने पूरी रफ्तार के साथ वीवी पर हमला करना शुरू कर दिया। इसने आगे बढ़ते हुए वीवी का चेहरा पकड़ लिया था। साथ ही अभी इसकी जो सोल स्पिरिट है उसके भी इसने कई सारे क्लोन्स क्रिएट कर लिए, जो कि देखने में बिल्कुल इंसेक्ट की तरह लगती है। बाद में जब ये वीवी को पूरी तरह से पकड़ लेते हैं, तो वो इविल सोल मास्टर मतलब शाओली अपने हाथ में पकड़ी हुई बोन मैरो से वीवी पर हमला करता है। खैर, ये हमला वैसे तो खतरनाक हो सकता था, लेकिन अचानक ही वीवी ने अपने ड्रैगन किंग की पावर रिलीज़ की, जिसके कारण वो सारे इंसेक्ट दूर हट गए। साथ ही वीवी भी हवा में आ गया, लेकिन अचानक ही वहाँ शाओली ने अपना डोमेन रिलीज़ कर दिया, जिस वजह से वहाँ एक गैस फैल चुकी थी, जिसमें आसपास देख पाना बहुत मुश्किल था। इसी कारण से उन्होंने वीवी को फिर से पकड़ लिया और वही सेम अटैक अभी शाओली फिर से वीवी पर करने वाला था, पर अचानक ही वीवी अपने ड्रैगन किंग की पावर इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन किंग फॉर्मेशन नाम का एक अटैक करता है, जिसमें उसकी और मिस्टर मू की दोनों की एनर्जी कंबाइन थी। इसके चलते वहाँ उसका वो इवॉल्व हुआ ब्लू टायरानोसॉरस रेक्स सोल स्पिरिट ऊपर आकर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए हमला करती है, जिसके कारण वो सारा ऑरा हट जाता है। साथ ही ये हमला इतना ज़्यादा खतरनाक था कि वहाँ एक बहुत ही तेज़ धमाका हुआ, जिसके बाद सभी लोग देखते हैं कि शाओली ज़मीन पर पड़ा हुआ है। इसका मतलब वो भी मारा गया और सेकेंड राउंड भी वीवी जीत चुका है। अभी ये चीज़ देखकर ऑडियंस के बीच तांग सेक्ट का क्रेज़ और ज़्यादा बढ़ चुका था। वैसे उधर ऑरेंज कह रही थी कि अभी अभी हम वैंक्वायर को कंपेयर कर रहे थे, लेकिन असली ताकत तो वीवी के पास है। अगर सही से देखा जाए तो वीवी वैंक्वायर से भी ज़्यादा ताकतवर है। खैर, इस बात पर हॉली स्पिरिट सेक्ट का वो लीडर कह पड़ता है कि हम ड्रैगन किंग की पावर को कंपेयर नहीं कर सकते, इसके पास अपनी खुद की लेगेसी है। खैर, अभी वीवी की तारीफ सुनकर तियानरन उससे कहता है कि कमाल है, लगता है वीवी एक नेशनल ट्रेजर है। अब तो शायद तुम्हारी टीम हार जाएगी। पर इस पर हॉली स्पिरिट सेक्ट का लीडर जवाब देता है कि बिल्कुल नहीं, अगर वो ड्रैगन किंग है तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
करता। उसे आज यही खत्म होना होगा। वैसे अब थर्ड राउंड के लिए हॉली स्पिरिट सेक्ट की टीम का लीडर यहाँ तांग्या को आगे जाने को कहता है। अपनी बारी का सुनकर तांग्या तुरंत ही खड़ी हो गई थी, लेकिन यहाँ उनकी फाइट शुरू हो इसके पहले हमें तांग्या का पास्ट दिखाया जाता है। ये तब का पास्ट था जब तांग्या ने हॉली स्पिरिट चर्च को ज्वाइन किया था। मतलब अभी उसने हॉली स्पिरिट चर्च को ज्वाइन नहीं किया है, बल्कि उस इंसिडेंट के पहले वो आयरन ब्लड सेक्ट में बदला लेने के लिए गई थी। असल में आयरन ब्लड सेक्ट और तांग सेक्ट का पास्ट जुड़ा हुआ है। आयरन ब्लड सेक्ट वालों ने तांग सेक्ट को धोखा दिया था और इसकी एक दूसरी हिस्ट्री है। अभी तांग्या उन्हीं से बदला लेने के लिए आई थी। वैसे जब तांग्या ने श्रेक एकेडमी को छोड़ा और यहाँ आयरन ब्लड सेक्ट से बदला लेने के लिए आई, तो इसके बीच की टाइमलाइन में तांग्या ने अपनी पावर को बढ़ाया था। खैर अभी हमें उस सब के बारे में नहीं बताया गया। डायरेक्टली तांग्या यहाँ आ चुकी थी। जब वो आयरन ब्लड सेक्ट के मेन गेट से अंदर आती है तो सामने कई सारे डिसाइपल्स को ट्रेनिंग करता हुआ देखती है। वहाँ अभी उस सेक्ट के लीडर का बेटा उन सभी को गाइड कर रहा था। वो यहाँ तांग्या को देखकर पूछता है कि लड़की तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर तांग्या गुस्से से जवाब देती है कि वो यहाँ बदला लेने के लिए आई है और आयरन ब्लड सेक्ट के लोगों को उनका कर्ज चुकाना ही होगा। अभी इससे उस लड़के को गुस्सा आता है और वो अपने साथी को तांग्या पर हमला करने को कहता है। वो बस तांग्या को सबक सिखाना चाहते थे क्योंकि उसने उनसे बदतमीजी से बात की। खैर अभी उस लड़के के जो दो साथी तांग्या पर हमला करने के लिए आ रहे थे, तांग्या ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। यहाँ तांग्या ने किसी तरह के टेंटिकल्स का इस्तेमाल किया था जो कि उसकी पावर का ही हिस्सा है। बस यहाँ नोटिस करने वाली बात ये थी कि तांग्या ने अभी हॉली स्पिरिट चर्च ज्वाइन नहीं की है, जो कि एक इविल सोल मास्टर का ग्रुप है, लेकिन फिर भी तांग्या के पास अभी इविल एनर्जी थी। इसी कारण से उसने उन दोनों डिसाइबल्स जिन्हें उसने अभी पकड़ा, उन्हें पकड़ते ही खत्म कर दिया। ये चीज़ देखकर अभी वो लड़का और साथ ही बाकी के डिसाइबल्स जो कि अभी वहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे, सभी हैरान थे। वो भी अब तांग्या पर हमला करने लग जाते हैं, लेकिन तांग्या अभी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी और यहाँ वो बदला लेने के लिए ही आई थी। इसलिए वो और कई सारे टेंटिकल्स क्रिएट करते हुए सभी डिसाइबल्स को पकड़कर उन्हें जान से मारने लग जाती है। इस चीज़ से कई तो डर कर भागने लगे थे, लेकिन वहाँ लीडर का बेटा वो नहीं भागा था। वो तांग्या पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तांग्या उसके हमले से बच गई थी। वैसे वो लड़का आयरन ब्लड क्लॉज का इस्तेमाल कर रहा था, जिनसे वो तांग्या के क्रिएट किए हुए उन टेंटिकल्स को काटने की कोशिश करता है, लेकिन तांग्या इन हमलों से भी बच जाती है और उसके ये जो टेंटिकल्स थे ये बार बार रीजनरेट हो रहे थे। साथ ही वो उस लड़के के हमले को डॉज करते हुए उसे उन टेंटिकल से पकड़ लेती है और अचानक से हवा में उठा देती है। अभी तांग्या इतने गुस्से में थी कि उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और जैसा बिहेवियर उसका पहले था, मतलब जब वो श्रेक एकेडमी में थी तब जैसा बिहेवियर था अब वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे वो तांग्या है। खैर अभी के लिए उसने लीडर के बेटे को हवा में उठा दिया था और उस लड़के के मुंह से खून निकल रहा था। यहाँ ये आवाज़ें सुनकर आयरन ब्लड सेक्ट का लीडर और उसके साथी वहाँ पहुँच जाते हैं। तांग्या उन्हें देखकर खुश थी क्योंकि वो लीडर को ही बाहर बुलवाना चाहती थी, क्योंकि असल में वो इस लीडर से ही बदला लेना चाहती है। वैसे अभी अपने फादर को देखकर वो लड़का कहता है कि फादर मुझे बचाइए। अभी ये देखकर वो लीडर भी तांग्या से कहने लगता है कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। साथ ही वो कहता है कि लड़की मेरे बेटे को छोड़ दो वरना तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। अभी तांग्या को इस बात से और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही उन टेंटिकल से उसके बेटे की बॉडी के कई टुकड़े करके उसे ख़त्म कर देती है। अभी अपने बेटे की ये हालत देखने के बाद आयरन ब्लड सेक्ट के लीडर को भी बहुत गुस्सा आने लगा था। वो तुरंत ही अपनी सोल स्पिरिट को एक्टिवेट करता है और तुरंत तांग्या पर हमला करने लग जाता है। अभी तांग्या उसके हमले को डॉज कर रही थी। खैर इसी बीच वो अपने
टेंटिकल से उस पर हमला करती है। उन टेंटिकल्स के अंदर से हम कुछ निडल्स को निकलता हुआ भी देखते हैं, जो कि सीधा जाकर उस लीडर की बॉडी से टकराई थी। लेकिन उन निडल्स का क्या असर है ये अभी हमें नहीं पता, क्योंकि वो लीडर अभी भी लड़ रहा था और साथ ही उसने तांग्या को पीछे हटा दिया था। वैसे इस बीच उसके कई सारे साथी भी तांग्या पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तांग्या किसी साइकोपाथ की तरह पीछे हटते हुए उन्हें हवा में उछाल देती है और फिर अपने टेंटिकल्स की मदद से एक ही बार में उन सभी को जान से मार देती है। वैसे अभी ये चीज़ देखकर वो लीडर भी बहुत ज़्यादा हैरान था। वो समझ गया था कि तांग्या एक ईविल सोल मास्टर है, क्योंकि उसकी बॉडी से ईविल एनर्जी निकल रही है। खैर उसने हार नहीं मानी थी। वो तांग्या पर फिर भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक ही वो देखता है कि उसकी एनर्जी ब्लॉक हो चुकी है। ऐसा उन निडल्स के चलते हुआ था, जो कि तांग्या ने उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट पर हिट की थी। खैर अब तांग्या अपनी उन्हीं टेंटिकल्स की मदद से उसे पकड़ लेती है। अभी वो लीडर कह रहा था कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता? जब दूसरे सेक्ट को इस बात का पता चलेगा कि तुमने हमारे सेक्ट के साथ क्या किया है तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। पर तांग्या कहती है कि उन्हें तुम्हारी बॉडी भी नसीब नहीं होगी। इतना कहकर तांग्या ने उस लीडर को भी खत्म कर दिया। अभी वहाँ जो बाकी आयरन ब्लड सेक्ट के मेंबर्स थे वो डरकर भागने लगे थे, क्योंकि वो जानते हैं कि वो तांग्या को नहीं हरा सकते। पर तांग्या साइकोपाथ की तरह उन्हें भी मारने लग जाती है। वहाँ आसपास के इलाके में जितने भी आयरन ब्लड सेक्ट के मेंबर्स थे, तांग्या ने उन सभी को ख़त्म कर दिया। वो अभी ऐसा उन टेंटिकल्स की मदद से कर रही थी। खैर जब सब मारे गए तो तांग्या रोने लगी। वो कहती है कि मदर और फादर, मैंने आपका बदला ले लिया। अभी जब तांग्या रो रही थी तभी एक आवाज़ उसे सुनाई देती है, जो उससे कहती है कि तुम्हारे पास डार्क ब्लू सिल्वर ग्रास है। सच में ये कमाल की बात है। असल में ये जो टेंटिकल्स तांग्या क्रिएट कर रही है ये डार्क ब्लू सिल्वर ग्रास के कारण है। यही वो पावर है जो कि उसने जंगल में रहते हुए इवॉल्व की। वैसे ये जो डार्क ब्लू सिल्वर ग्रास है ये किसी प्योर सोल मास्टर के पास होना सच में एक रेयर बात है, और इसी वजह से वो इविल सोल मास्टर जिसकी वो आवाज़ थी वो यहाँ आया। वो तांग्या से कहता है कि तुम ही हो वो पर्सन जिसकी तलाश में मैं था। वो तांग्या को अपने सेक्ट में ज्वाइन होने का ऑफ़र देता है। अब ये पर्सन कौन था ये चीज़ अभी हमें नहीं बताई गई, पर शायद उस पर्सन का ऑफ़र तांग्या ने एक्सेप्ट कर लिया, तभी आज वो हॉली स्पिरिट चर्च की एक मेंबर है। खैर अब सीन सीधा इस फाइट पर आता है, जहां तांग सेक्ट की तरफ से वीवी और हॉली स्पिरिट सेक्ट की तरफ से तांग्या आगे आ चुकी थी। अभी जब तांग्या आगे बढ़ रही थी तो वही डार्क ब्लू सिल्वर ग्रास के पौधे वहां ज़मीन पर उग रहे थे। खैर वीवी का ध्यान सिर्फ तांग्या पर है। वैसे हमें पिछले दिन का सीन दिखाया जाता है, जब वीवी ने कहा कि वो लड़ने जाएगा। तब बाकियों को उसकी चिंता थी, क्योंकि ज़रूर हॉली स्पिरिट सेक्ट तांग्या को लड़ने के लिए भेजेगा और वीवी तांग्या को पसंद करता है, इसलिए वीवी उससे नहीं लड़ पाएगा। पर वीवी ने सभी से कहा कि वो खुद का तो ख्याल रखेगा ही, पर साथ ही वो तांग्या को भी वापस लेकर आएगा। वीवी ने तब युहाओ से बोला था कि वो उस पर भरोसा करे, क्योंकि वीवी जानता है कि तांग्या को वापस कैसे लाना है। इसी वजह से सभी ने वीवी को परमिशन दी सबसे पहले फाइट में हिस्सा लेने की। वैसे अभी वो दोनों आमने सामने थे। जब ये फाइट शुरू होती है तो हर कॉम्पिटिटर को अपना नाम और अपना सेक्ट बताना होता है। यहाँ तांग्या अपना फेक नेम और हॉली स्पिरिट सेक्ट का नाम बताती है, जो सुनकर वीवी उससे कहता है कि नहीं, तुम हॉली स्पिरिट सेक्ट की नहीं बल्कि तांग सेक्ट की मेंबर हो। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? अभी इस पर तांग्या ने कुछ भी जवाब नहीं दिया था। वो तुरंत ही अपनी सोल रिंग्स को एक्टिवेट कर लेती है, लेकिन उसकी सोल रिंग्स को देखकर सभी हैरान हो जाते
चाहते हैं, क्योंकि तांग्या टोटल 7 सोल रिंग्स कलेक्ट कर चुकी है, जो कि अभी तक के सभी कॉम्पिटिटर्स में सबसे ज़्यादा है। अभी यही चीज़ देखकर वहाँ वेंग डोंगर और जू शेंशी भी बहुत हैरान थे। जू शेंशी कह रहा था कि अब वीवी के लिए सेम टाइम पर फाइट करना और तांग्या को मनाना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। खैर, उसके इतना कहते ही ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है।